हाय फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, विवेल योजना, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। आज मैं इन्हीं सारे चैप्टर्स को कवर करने जा रहा हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाला फ्रॉम यूनिक आईएएस स्टडी सर्कल। Unique IAS Study Circle, India's premier institute. Central India's first ISO 9001-2015 certified IAS institute. Fulfill your dreams in Unique IAS under Gaurav Marwa sir. 340 selections for administrative posts, including IAS exams. So in the module of history, today we have to start with Quit India movement, also known as the अगस्त रिवॉल्यूशन। तो आज से हमें स्टार्ट करना है भारत छोड़ो आंदोलन। इसी को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट इन विच वी डिडंट डिमांड फॉर एनीथिंग एज सच, एंड दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट इन विच we directly ordered British to quit India and nothing less than complete independence। यह भारत का ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें एक तरीके से भारतीयों ने अंग्रेजों से कुछ भी नहीं मांगा था और सीधे सीधे कह दिया था कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो और पूर्ण आजादी से हमें कुछ भी कम नहीं चाहिए और भारत भारतीयों के लिए ही है, अंग्रेजों के लिए नहीं। तो इन ऑल दीज रिस्पेक्ट इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट एंड इन वन रिस्पेक्ट इट वॉज द लास्ट मूवमेंट। इट वॉज द लास्ट नेशनल मूवमेंट एंड आफ्टर दैट वी गॉट द इंडिपेंडेंस। तो ये लीगेसी है इसकी। सो अब हम आ जाते हैं इसके क्या रीजंस थे। So the reasons for Quit India movement were as follows. Number one, the Cripps mission which arrived in India proposed us nothing substantial. Our demand was complete independence and it only said that earliest realization of the self-government. I'm repeating, our demand with the Cripps was complete independence. But what Cripps proposed us? Earliest realization of self-government. Cripps के सामने हमारी मांग पूर्ण आजादी थी, लेकिन Cripps ने हमें दिया Cripps ने हमें दिया जल्दी से जल्दी स्वशासन की ओर वे हमें अग्रसित करेंगे। Then there were allies reverses in number of places। ये भी एक कारण था कि जो अंग्रेज जैसे मित्र राष्ट्र थे ये जगह जगह पराजित हो रहे थे and that was a catalytic factor for us। We thought that it is a good opportunity to attack। अंग्रेजों की चूंकि जगह जगह हार हो रही थी और हम समझ गए थे कि यही समय सही समय है हम एक आंदोलन करें और अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजें। लास्टली मैं फिर से रिपीट करता हूं, व्हाई वी स्टार्टेड द भारत छोड़ो आंदोलन। नंबर वन, द क्रिप्स मिशन बिफोर दैट gave us unsatisfactory proposals, much less than our need, like a post-dated check. And number two, there were allies reverses in the world and we were thinking that it is a good opportunity for us to launch a movement and to get independence। तो ये कारण थे। अब नाउ लेट अस कम अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। So the decision of Quit India movement was taken by which political party? Only Congress। मेरे साथ बोले,
ओनली कांग्रेस। और यह निर्णय के लिए लेने के लिए क्या कांग्रेस का पूरा अधिवेशन बुलाया गया था? नहीं, ओनली CWC मीटिंग वॉज कॉल्ड। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई वर्धा में, जुलाई 1942। वर्धा, महाराष्ट्र। मेरे साथ बोले, वर्धा कहां पर है? And the decision was taken. So the decision of Quit India movement was taken by Congress at which place? Wardha, Maharashtra, July 1942. And another decision was taken कि along with it a civil disobedience movement will be launched. दो निर्णय हमने लिए वर्धा में, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो, और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब आप समझते ही हो, सविनय अवज्ञा, अंग्रेज अब हम तुम्हारी अवज्ञा करने वाले, ब्रिटिश नाउ वी विल डिसओबे योर लॉ, वी विल नॉट पे यू टैक्सेस, राइट। तो ये भी निर्णय ले लिया गया। नाउ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय डैश डैश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आमतौर पर टिक लगता महात्मा गांधी। It was not drafted by Mahatma Gandhi, it was drafted by पंडित जवाहरलाल नेहरू। सब लोग नोट कर ले, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट पंडित नेहरू ने लिखा था। However, the Quit India itself was controversial within Congress and outside Congress। सब लोग मेरे साथ बोले, भारत छोड़ो का ये प्रस्ताव कांग्रेस के अंदर भी विरोध हुआ और कांग्रेस के बाहर तो विद्रोह इसका हुआ ही हुआ है। कैसे विरोध हुआ? Some of the congressmen were so against it that they quit the Congress, like the veteran leader, the great leader चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करा और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, और वैसे बहुत सारे त्यागपत्र दिए गए। Then there were certain leaders who were apprehensive and critical, but they did not resign from the Congress। बहुत से ऐसे नेता थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव से बहुत सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। Like Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, they were critical, but even then they backed Gandhiji and his leadership. And there were the third category of the congressmen who openly supported, enthusiastically supported, like Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Mr. A.N. Sinha, and so on. And even some of the Gandhian and socialists like अशोक मेहता एंड जयप्रकाश नारायण। हम फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो वर्धा में डिसीजन लिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दैट डिसीजन हैड डिफरेंट रिएक्शन विद इन कांग्रेस। नंबर वन ग्रुप दैट क्विट द कांग्रेस, that was led by चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरा ऐसा ग्रुप था जिसने कांग्रेस तो नहीं छोड़ी, लेकिन क्रिप्स का उन्होंने बहुत समर्थन नहीं किया। लाइक इसमें कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। मौलाना आजाद का मतलब समझ रहे हैं आप? उस समय मौलाना आजाद की क्या कैपेसिटी थी? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, माय डियर। बोलिए। The president of Indian National Congress did not support the proposal of Quit India, but still they had faith in Gandhiji's leadership, so they backed it. And the third group openly supported. इसमें कौन कौन लोग थे? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, so on. So the movement of Quit India began on dash dash। ये डेट तो याद रखनी ही पड़ेगी आपको। अगस्त क्रांति कब चालू हुई? 8 अगस्त 1942।
किस मैदान से? गोविला टैंक, मेरे साथ बोलिए, गोविला टैंक ग्राउंड, बम्बई पूछते हैं। और इसमें गांधी जी ने स्लोगन दिया था, और वो क्या स्लोगन था? ब्रिटिश यू क्विट इंडिया, अंग्रेज तुम भारत से भाग जाओ, और भारतीयों के लिए किया था डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। और साथ में बहुत क्लियर बोल दिया था, अब की बार पूर्ण आजादी से कुछ कम नहीं, नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या था कि हमने पूर्ण आजादी की मांग तो 31 दिसंबर 1929 को रख दी थी, बट अंग्रेज जो थे हमेशा हमको कुछ कम ही देते थे। ठीक उसी प्रकार से घरों में होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमको कैडबरी चाहिए, और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उनको बोलते हैं कि ठीक है बेटा गटागट की गोली देंगे। तो हमारी ये हालत हो गई थी। और फिर कई बार बच्चे भी एडमंट हो जाते हैं कि आज तो कैडबरी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो लगभग वही हमारी हालत थी, नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आई होप आप उस मेंटली आप उस स्टेज को समझ रहे हो, हमारी साइकोलॉजी को, तो आपको इजी जाएगा याद करना। और गांधी जी ने नारा भी दिया था कि करो या मरो, डू और डाई। नाउ वन मोर थिंग, Gandhiji was knowing that all political leaders will put behind the bars. So गांधी जी उसी समय बोल गए थे, Now I declare every Indian to his or her own leader. Again कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? हमेशा टिक करना मासेस, कभी आपको गांधी जी पे टिक नहीं करना। गांधी जी को तो विद इन आवर्स जेल में डाल दिया था। मैं फिर से रख रहा हूं, हु वर द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? हमेशा टिक करना मासेस। क्यों? गांधी जी न्यू इट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज देयर, विद इन आवर्स वी विल बी बिहाइंड द बार्स। बोल गए थे, आई डिक्लेयर एवरी इंडियन टू बी हिज और हर ओन लीडर। और हुआ भी लगभग वैसा ही। 8 अगस्त की रात को जैसे ही 12 बजे, वैसे ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चालू किया। यानी 9 अगस्त 8 अगस्त के 12 बजे के बाद, यानी 9 अगस्त की रात और 9 अगस्त की मॉर्निंग करते करते ऑल टॉप इंडियन लीडर्स वेयर पुट बिहाइंड दी बार्स। अगेन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशन जीरो आवर? The British operation to put all top leaders behind the bar. Why it is known as zero? क्योंकि रात को 8 अगस्त को जब 12 बजेंगे तो 9 अगस्त का ये जीरो आवर हो जाएगा। बोलिए, रात को 8 अगस्त के 12 बजे मतलब 9 अगस्त के लिए जीरो आवर। तो ये कनेक्टिविटी मिल गई आपको। अब हुआ ये कि जब 8 अगस्त को ये सब अंदर हो गए तो 9 अगस्त को कांग्रेस का झंडा कौन फहराने वाला है? कोई टॉप लीडर ही नहीं बचे। तब अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को कांग्रेस का फ्लैग अनफोल्ड किया। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। ऑन 9 अगस्त, सिंस मोस्ट ऑफ द लीडर्स वेयर behind the bars, a relatively unknown Aruna Asaf Ali presided the AICC. 9 August, a relatively unknown Aruna Asaf Ali hoisted the tricolor, and she presided AICCC. 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, पहली बात अध्यक्षता की। नंबर 2, उन्होंने ही तिरंगा झंडा भी फहराया, जबकि कांग्रेस में उनका दर्जा इस तरह का नहीं था। लेकिन सारे बड़े नेता जेल में थे। I just gave the one-on-one session with Gaurav sir. It was really very nice session because the comprehensive
coverage of my DAF and other areas were very nice. I got to know many new questions and which might probably be asked in my actual UPSC examination. The best part was that sir was so cordial that he also solved many of my queries during the session too. And one other aspect I would like to highlight that the question of IR was of very high quality, and it really like prepared me for the actual interview in just 30 minutes in the particular IR section. And overall, I really benefited from this session. Now, in Quit India, the direction of the Congress was a differential for different sections. उसको हम एक section wise पढ़े. Like some of the nationalists were asked not to leave the office. मेरे साथ बोलेंगे. Not to leave the office, whereas some were asked to leave. ये प्रीवियस भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद करो कि किनसे बोला गया था कि जाना छोड़ दो और किससे बोला गया था कि जाते रहो. एक एक सेक्शन वाइज देखेंगे. asked not to leave their office, इस कैटेगरी में आते हैं all government servants. All government servants were asked not to leave the office, but openly declare your allegiance with the nationalism. सरकारी कर्मचारियों से कहा जॉब मत छोड़िए, जॉब करिए, लेकिन अपनी निष्ठा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति रखनी है. Soldiers were asked not to leave, but should be allegiance with the nationalism. और जब allegiance with the nationalism होगा मतलब you should not open fire on nationalist. एकदम क्लियर. Then there was certain category who were asked to leave. कुछ से बोला गया था कि आप छोड़ दीजिए. Like students, we are asked to leave colleges. To participate in the nationalism till India gets independence. कांग्रेस को साइकोलॉजी पता थी. किसी ऑफिस वाले से बोलोगे कि जॉब छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा वो. लेकिन स्कूल कॉलेज जाने वालों से बोल दो छोड़ दो तो फट से छोड़ देंगे. और ठीक भी है, ठीक भी है. It's a correct thing. Then for the first time Congress used the frequency, the air frequency, the Congress radio. That was an innovation. So कांग्रेस ने पहली बार रेडियो का इस्तेमाल किया. राष्ट्रवादी खबरें वो इस रेडियो के माध्यम से बताते थे. उषा मित्रा नोट्स में दिया हुआ, राम मनोहर लोहिया यूज्ड टू रीड दी नेशनलिस्टिक न्यूज एट आकाशवाणी. पहले लोग बड़ा वंडर करते थे कि ऐसा आकाश से वाणी होती है. तो कांग्रेस ने पहली बार कांग्रेस रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली हुई थी. उसमें बाकायदा खबरें आती थी कांग्रेस. दिस इज वॉज ए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑफ कांग्रेस. देन इसी आंदोलन में पहली बार हम देख रहे हैं अंडरग्राउंड नेटवर्क्स वेयर सीन. क्या? नाउ व्हाट इज अंडरग्राउंड नेटवर्क? कांग्रेस न्यू इट दैट whosoever will lead will put behind the bars. So let us work underground. किस आंदोलन में पहली बार अंडरग्राउंड नेटवर्क देखा गया? क्विट इंडिया. So underground networks were seen, and the important underground network were led by सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण. तो भूमिगत गतिविधियां भी बहुत देखी गई थी और कारण समझ गया कि भूमि के ऊपर आए तो भूमि पूजन हो गया. भूमि के ऊपर आए तो अंग्रेज उठा के ले जाएंगे, फिर अपन राष्ट्रवाद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे. So for the first time Congress used Congress radio. For the first time Congress used underground network.
For the first time, Congress did not demand anything. And for the first time, Congress ordered British to quit India. India is for Indians. For the first time, perhaps Gandhi ji gave the slogan "Do or die." करने मरने पर आ गए थे गांधी जी. For the first time, there was no single leader. The masses were the leader. तो ये टेम्पो था इस मोमेंट का और ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं. आपने इसको इसके स्पिरिट को समझ लिया, आपके लिए प्री में टिक करना इजी है, मेंस में लिखना आंसर इजी है. नाउ अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम द पैरेलल गवर्नमेंट्स वर सीन. पहली बार आंदोलन में समानांतर सरकारें देखी गई. इसका ये मतलब है the nationalists captured the public offices, the collectorate. They took out the Union Jack and they installed the Tiranga. समानांतर सरकार बनाने का ये मतलब होता है कि शासकीय दफ्तरों पर कलेक्ट्रेट पे कब्जा कर लेना, यूनियन जैक को निकाल के तिरंगा लगा देना और खुद ही उस जगह का प्रशासन करना and to administer the place. So such parallel governments we are seeing, and the country's first parallel government was found in Uttar Pradesh district Ballia by Chittu Pandey. याद रखिएगा, मेरे साथ बोलिए. देश की पहली समानांतर सरकार 1942 चित्तू पांडे ने बलिया में बनाई थी. And similarly, there were other parallel governments like at Medinipur, West Bengal, with the name Jati Sarkar. Medinipur, West Bengal में बनी थी. And similarly at Satara with the name Prati Sarkar by Achyut Patwardhan. तो इस तरह से parallel governments भी बनी थी. And in the meantime, an unfortunate thing happens, and the Kasturba Gandhi, the wife of Mahatma Gandhi, died in jail. And Muslim League, the Communist Party of India, they did not participate in the movement. मेरे साथ बोलिए. Muslim League, Communist Party, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, they did not participate in the movement. और अभी elaborate करेंगे इसको. So the Quit India movement can be in 4 phases. हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसको 4 चरण में ऐसा भी पढ़ सकते हैं. 4 phases. Number 1, first phase lasted for 3 to 4 days. ये समझ लीजिए 8-9 अगस्त से 3 से 4 दिन के लिए रहा है. 3 to 4 days. In this there are strikes, processions, demonstrations. इस चरण में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि आदि हुई. And government took repressive measures to subdue the movement. और सरकार ने कठोरतापूर्वक आंदोलन को दबाने का प्रयास किया. Second stage again lasted from August to September. And from here the movement turned to be violent. और यहाँ से आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ गया. And police stations, the post offices, the railway stations, which were a symbol of British supremacy, which was a symbol of British imperialism, were set ablaze. और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के पहचान चिन्ह जैसे कि पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ये सब जलाने का हमारे राष्ट्रवादियों ने प्रयास किया. Attempt were there to capture the court building, the collectorates, and the troops now began to fire. और भारतीयों पर फायरिंग भी स्टार्ट हुई. And the third phase was there in the September 1942, जो सबसे ज्यादा वॉयलेंट रहा. The mob used the bombs. They plundered the offices. They put the offices on fire. ये सबसे जबरदस्त फेज रहा.
वॉल्यूम फेज रहा, और फोर्थ फेज जो है ये इसमें मूवमेंट धीरे धीरे लो एस्टीम पे गया। सो ये रहा मई 1945 तक। तो इसमें द मूवमेंट गेन द पीसफुल कैरेक्टर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 चरण में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ये कोई डिजाइन नहीं थे, ये ऐसा अपने आप होता गया, इवोल्यूशनरी नेचर था। फर्स्ट फेज में इट बिगैन विद स्ट्राइक, प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस। सेकेंड स्टेज में और गुस्सा बढ़ा, धीरे धीरे जो गवर्नमेंट जैसे मॉल्स थे उनको जलाना स्टार्ट किया। थर्ड फेज में तो बॉम्ब वगैरह फेंके गए, और फोर्थ फेज में ये नॉन वायलेंट हुआ। अब आप समझ ही गए कि क्विट इंडिया की लीगेसी क्या है। दिस इज द लास्ट मूवमेंट India has launched. It was at a very large scale. There was a huge participation, and this was the last movement. And after that, we got the independence. अंतिम राष्ट्रवादी आंदोलन जिसने अंग्रेजों को बिल्कुल हिला दिया, बैकबोन हिला दी। और इसके बाद हम ये तो नहीं कहेंगे इसके बाद हमें तुरंत आज़ादी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद अब हमें कोई भी अगला आंदोलन करना नहीं पड़ा। इसके बाद आज़ादी मिली है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद कोई राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं करना किया। ये बिल्कुल नहीं लिखना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरूप उनको आज़ादी मिल गई। ये आंदोलन तो 45 में शांत हो गया था, आज़ादी बाद में मिली। लेकिन ये जरूर लिखना है कि इट वाज दी लास्ट मोमेंट, एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो मोमेंट, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी गॉट इंडिपेंडेंस। इस तरह के शब्दों में बयां करना है तो वो ठीक रहेगा। क्लियर? And even the British realized that now time has come and let us solve the issue. और ये सारी इस आंदोलन की लीगेसी थी। एंड अगर हम रिएक्शन की बात करें तो लगभग हमने पढ़ ही लिया था कि it was basically a movement of the Congress, but it was supported by all sections of the society. All sections, not parties. Number of parties opposed the movement, like the Communist Party of India opposed, the Muslim League opposed, the Rashtriya Swayamsevak Sangh opposed. बड़े बड़े दलों ने इसको अपोज किया था। एंड ऑब्वियसली द प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो अपोज्ड द मूवमेंट। आपके नोट्स में दिया हुआ है। इस आंदोलन का विरोध किस किस ने किया बोलिए? कम्युनिस्ट पार्टी अपोज्ड, मुस्लिम लीग अपोज्ड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपोज्ड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने एक भी कोई राष्ट्रवादी आंदोलन में इस तरह से भाग नहीं लिया और इस तरह से कोई सहयोग नहीं किया। और प्रिंसली स्टेट्स को भी पता था कि अगर आज़ादी मिल गई, तो ब्रिटिश इंडिया को आज़ादी मिल गई, तो कल को उनकी प्रजा भी राजा से आज़ादी मांगने लगेगी। द प्रिंसली स्टेट न्यू दैट देयर सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द किंगशिप। तो ये लीगेसी थी। और जो यूनाइटेड स्टेट्स की मैं कुछ बात कर लूँ आपसे इस आंदोलन की तरफ, मेरी तरफ ध्यान देंगे कि यूनाइटेड स्टेट वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, एंड यूनाइटेड स्टेट वाज द फर्स्ट कंट्री विच फॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट गॉट द इंडिपेंडेंस। दुनिया का पहला देश अमेरिका था जिसने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद वो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। तो अब आप उसका रवैया समझ गए होंगे। वही अगली लाइनें बयां कर रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्टेड द इंडियन इंडिपेंडेंस। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। अमेरिका ने हमारी आज़ादी का समर्थन किया, एंड दे इवन प्रेशराइज्ड द चर्चिल, एंड द प्रेशर वाज सो ह्यूज ऑन चर्चिल। अमेरिका का जो रूजवेल्ट था उसने चर्चिल को इतना प्रेशर किया कि इनको आज़ादी दो, कि चर्चिल ने एक स्टेज पे आने को बोल दिया था कि अब आपने मेरे को प्रेशराइज किया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। चर्चिल, द कंजर्वेटिव लीडर ऑफ ब्रिटेन, द वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, थ्रेटेंड टू रिजाइन।
उसके बाद फिर अमेरिका सॉफ्ट हुआ, फिर अमेरिका ने ब्रिटेन को हेल्प करना स्टार्ट किया, राइट। करीब माना जाता है कि 90,000 से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, and was so violent that sometimes British has to use machine guns and sometimes even machine gun from the helicopters. And finally, the dropping of atom bomb by an ally nation, United States, on an Axis nation, जापान। तो अमेरिका ने जापान पर एटम बम का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त and Nagasaki 9 August 1945, and this practically ended the Second World War. But it is true that Allies got independence, but the citizens of Allies were also fed up with the war, and there was an anti-imperialistic movement even in the Allies countries, including United Kingdom. हालांकि यह युद्ध मित्र राष्ट्र जीत चुके थे, लेकिन मित्र राष्ट्र के नागरिकों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और उनके मन में साम्राज्यवाद विरोधी बातें आ चुकी थी, और इसी के तहत चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, वहाँ के नागरिकों का ऐसा मानना था कि जितनी भी गुलाम देश है वो इनको फ्री करें, क्योंकि ये दिस इंपीरियलिज्म इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द दैट वाज द ओनली रीजन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। So this is all about the Quit India movement. तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्विट इंडिया मूवमेंट, उसकी लीगेसी, द रीजंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, किसने क्विट इंडिया मूवमेंट को ड्राफ्ट किया, देन कांग्रेस के 3 क्या क्या रवैये थे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में वो पढ़े, देन आउटसाइड कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, प्रिंसली स्टेट्स का क्या रवैया था, देन फॉर द फर्स्ट टाइम क्या क्या न्यू स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की, वो सारी चीज़ें भी हमने 1 to 1 करके देखी। एंड फाइनली फिर हमने उसके फेज वाइज भी पढ़ा, क्योंकि मेंस में कई बार फेज वाइज क्वेश्चन है, हम तो नॉर्मल तैयारी करके स्टूडेंट चले जाते हैं, लेकिन वो फेज वाइज पूछ सकते हैं, उस तरह से भी क्विट इंडिया को देखा हमने। एंड फाइनली फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बम गिरा, तो ऑब्वियसली देयर वाज एन एंटी इंपीरियलिस्टिक वेव, सो कांग्रेस न्यू इट कि नाउ इट इज एन ऑल एंटी इंपीरियलिस्टिक वेव, सो इट्स बेटर टू नेगोशिएट इंस्टेड ऑफ ए मूवमेंट। तो हम भी धीरे धीरे बातचीत की टेबल की ओर अग्रसर हो गए। तो इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट हमको समाप्त करना पड़ा और फिर हम शिमला कॉन्फ्रेंस की तरफ चले। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस पे ही है। Mr. Arpit Jain, All India 194th rank in IAS 2014. I am a doctor by profession and I cleared UPSC Civil Services exam with All India rank 194 this year. I came to Gaurav sir for interview guidance and he was very cordial and very much helpful for me. He provided material also which was very good regarding especially regarding MP, and whenever there was doubt I asked sir and he was always ready to help me. Shimla Conference. After that we'll come on INA, that is Indian National Army. Along with INA we will study Azad Hind Fauj, and after that we will study Royal Indian Navy Mutiny, यानी भारतीय नौसेना विद्रोह। अब उस चरण में आ गए हैं। So let us start with the Shimla Conference, June 1945. What were the reasons? The seat of the Indian Viceroy was at Shimla, and the Viceroy was Lord Wavell. He had a plan known as Wavell Plan. To discuss on that Wavell Plan, a conference was called, which is known as
द शिमला कॉन्फ्रेंस, तो शिमला सम्मेलन का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त था और अब अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों से कुछ वार्ताएं की जाएं और भारतीय भी चाहते थे कि अब अंग्रेजों से वार्ताएं की जाएं, क्योंकि हमारा भी भारत छोड़ो आंदोलन अब धीरे धीरे शांत और स्थिरता की ओर जा रहा था। So we also wanted from conflict to conference. अब हम भी चाहते थे कि अब लड़ाई के स्थान पे हम अब कुछ जाके कुछ नेगोशिएट करें भारतीयों के लिए। तो इसीलिए वेवेल साहब ने एक प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव के तहत शिमला में सम्मेलन बुलवाया गया था। So this was the reason of the Shimla conference. Now about the Shimla conference. In Shimla conference, the Muslim League was represented by Qaid-e-Azam. Qaid-e-Azam means Muhammad Ali Jinnah, and the Congress was headed by Maulana Abul Kalam Azad. The fate of India has to be decided, and there was no Hindu. This is secularism. Muslim League का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। Muslim League was a communal party, but Congress was not. Congress was a secular party. So who was representing Congress? मैंने सुना नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद. What was the status of Maulana Abul Kalam Azad? Okay, he was the president of Congress. At the same time, he was the head of the Congress at Shimla conference. It was not Mahatma Gandhi, it was Maulana Abul Kalam Azad. Now, what was the object of sending Maulana Abul Kalam Azad? So Congress wanted to send a message that Congress is not a Hindu party. Congress is a party in which not only Hindus but also Muslim representation. Congress wanted to tell that Muslim League is a party of Muslims, but Congress is not a Hindu party. Congress is a party of Hindus as well as Muslims. Clear? इस मैसेज के लिए मौलाना आजाद साहब को इस सम्मेलन की अध्यक्षता दी थी, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। और वैसे भी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। एक और चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी लगेगी सुन के। In the pre-independence era, name the person with the highest term as president of Indian National Congress. मौलाना आजाद। आजादी के पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी कोई हिंदू नहीं रहे थे, मुस्लिम रहा था, मौलाना आजाद। From 40 to 46, 1940 to 1946, they were the nationalist Muslims. Now, Lord Wavell initially tried for bypassing the Pakistan. लॉर्ड वेवेल चाहते थे कि अभी पाकिस्तान की बात ना हो तो बेटर है, बट जिन्ना वांटेड दैट विदाउट द टॉक्स ऑफ पाकिस्तान देयर विल बी नो यूज फॉर द शिमला कॉन्फ्रेंस। बिना पाकिस्तान की बात के तो ये आगे बढ़ेगी ही नहीं। सो द वेवेल गेव फॉलोइंग प्रपोजल्स इन शिमला कॉन्फ्रेंस। तो लॉर्ड वेवेल ने निम्न प्रस्ताव दिए थे। पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। द वेवेल प्रपोजल एट शिमला कॉन्फ्रेंस। नंबर 1, द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
will have equal number of, will have most of the spaces for इंडियंस। यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब आप समझ लीजिए कि 2 सदस्य को छोड़ के उन्होंने कहा कि हम सारे सदस्य अब इंडियन देंगे। देयर विल बी ऑल इंडियन मेंबर्स एक्सेप्ट द 2, नंबर 1 वायसराय, नंबर 2 द कमांडर इन चीफ। आपको चुप नहीं रहना, मेरे साथ पहला पॉइंट रिपीट करना है। वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको आपको लेना है। दैट मीन्स द सेंट्रल कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑफ 1946। कैसा लेना है? द यूनियन कैबिनेट। यानी इसको इस तरह से लेना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सभी मंत्री भारतीय होंगे। इस सेंस में लेना है समझने के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1। अब तो आप साथ देंगे। इन द वायसरायज executive council, that means the cabinet, the union cabinet of that time, there will be all Indian members except the 2, the viceroy and the commander in chief। उस समय उस पॉइंट में वायसराय का यह मतलब था आज का प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर को अगर हम जोड़ दें तो Viceroy here means the current president and the current PM together। एकदम क्लियर? पॉइंट नंबर 1 ओके। पॉइंट नंबर 2, the proposed size of the Viceroy's Executive Council will have 14 members। सब लोग मेरे साथ बोलो, कितना? 14 मेंबर्स। तो 14 मेंबर में से 1-2 हो गए ब्रिटिश हो गए, अब कितने बचे? सब लोग बोलो 12। तो 12 में से 6 विल बी हिंदूज एंड 6 विल बी मुस्लिम्स। नोट कर लीजिए। द प्रपोज साइज ऑफ द काउंसिल 14। तो 14 में आउट ऑफ 14 देयर विल बी 2 ब्रिटिश, आउट ऑफ 14 देयर विल बी कौन से 2 ब्रिटिश हैं? वायसराय एंड द कमांडर इन चीफ। आप कितने बचे? 12। तो 12 में से इक्वल हिंदूज इक्वल मुस्लिम, दैट मीन्स 6 सीट्स फॉर हिंदूज एंड 6 सीट्स फॉर द मुस्लिम्स। देन एक और पॉइंट लिखेंगे। If this plan is successful, then similar councils will be set up at different levels। अगर यह योजना सफल रही तो अन्य स्तरों पर भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाएगा। So now let's come to the outcome of the conference। So the conference was failed because Jinnah was adamant that Muslim League should only represent all the 6 Muslims। मेरे साथ बोलो। जिन्ना साहब का यह कहना था कि 6 के 6 मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही करेगा। Now, hypothetically, if Congress accepted the demand of Jinnah, the Congress would have been remained a communal organization representing only Hindus। अगर जिन्ना की बात मान लेती तो कांग्रेस एक हिंदू संगठन बन के रह जाती। तो ये भी एक फेलियर का रीजन बना। जिन्ना ने बात ही ऐसी की और इस कॉन्फ्रेंस का कुछ एक और नतीजा निकला। द ब्रिटिश पुश्ड जिन्ना
as a sole leader of Muslims with almost an equal stature enjoyed by Mahatma Gandhi in Congress. इस आंदोलन, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेजों ने जिन्ना का दर्जा वही कर दिया जो कांग्रेस में महात्मा गांधी का था। नहीं तो अंग्रेज ऐसा भी कर सकते थे कि जिन्ना को साइडलाइन करके आगे बढ़ जाते। तो ये भी एक आउटकम था कि नाउ द स्टेचर ऑफ जिन्ना इज सेम एज स्टेटस ऑफ महात्मा गांधी इन कांग्रेस। तो ये भी एक आउटकम था। और अंततः एक और चीज आउटकम था, ध्यान देके सुनिएगा। द लेबर्स इन लंदन वेयर नाउ कन्विंस्ड दैट वी शुड टेक आउट ए परमानेंट सॉल्यूशन, बिकॉज these things are not going to bear any result. तो अब जो उस समय जो लेबर दल की सरकार थी, अब वो कन्विंस्ड हो गई कि अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस समस्या का स्थायी हल निकले। और वो स्थायी हल आगे जाके आया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। तो ये भी इसका एक आउटकम था। तो इसके आउटकम हो गए। तो अभी हमने पढ़ा शिमला कॉन्फ्रेंस। नंबर 1 क्या रीजन था, नंबर 2 अबाउट द कॉन्फ्रेंस हमने लीडरशिप के माध्यम से देखा कि क्या पार्टी क्या शो करना चाह रही थी, राइट। और फिर हमने उसके इन आउट्स देखे और फिर हमने इसका नतीजा देखा। और हमने कुछ ऐसी भी चीजें देखी जो उस समय दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन बाद में वो नतीजे के तौर पर दिख गई। They were some hidden things. In the meantime, there was a formation of Indian National Army, the Azad Hind Fauj. उसको पढ़िए, उस पे आने वाले हैं। So let us start with Indian National Army. Mr. Pradeep Sharma, All India 128th rank in IAS 2014. Hi friends, this is Pradeep Sharma and I basically belong to Bhopal. I cleared the Civil Services 2013 exam with an All India rank of 128 और इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और भगवान को देना चाहूँगा जिनके सपोर्ट के बिना it wouldn't have been possible. And also to Mr. Gaurav Marwa of Unique IAS Study Circle. Without his esteemed support and guidance, this journey wouldn't have been so smooth. So the Indian National Army was founded in 1942 at Singapore, not by Subhash Chandra Bose, but by Captain Mohan Singh and Ras Bihari, not Ghosh, Ras Bihari Bose। ये कॉमन स्लिपरी जोन्स है इसलिए ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। INA की नींव 1942, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने नहीं रखी थी, ये नींव रखी थी कैप्टन मोहन सिंह और फिर रास बिहारी। अब अगला आपको कंफ्यूज करेंगे बोस और घोष में, तो घोष नहीं थे, ये थे बोस। अब रास बिहारी घोष कौन थे? रास बिहारी घोष was the president of Indian National Congress while there was a Surat split 1907। 1907 सूरत विभाजन, कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष और ये रास बिहारी बोस। दैट्स फाइन, थैंक यू। सो द INA was founded with Indian POWs, prisoners of war, with Japan। आपको पता ही है कि ब्रिटिश इंडिया, that means allies, we are fighting against Axis, that is Japan। So during war, the Japanese army had captured Indian soldiers. They become prisoners of war.
तो जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक जिसको जापान ने पकड़े हुए थे, ऐसे लगभग 16,300 फौजियों के साथ, POWs के साथ INA का निर्माण किया गया था। अब सवाल है, जापान ने इस सेना का निर्माण क्यों करवाया? Japan was against, and they want to raise a token army. They want to raise a token army. They didn't want a substantial army. यानी जापान इसे एक टोकन सेना के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। इसको वो इस फौज को शक्तिशाली बनाना नहीं चाहते थे। And these the soldiers of INA was treated as a second grade soldiers by the Japanese army. They were given differential treatment. So gradually there was a grudge between the INA soldiers and the Japanese soldiers, and that increased grudge ultimately led to disband of INA. Full stop. जापान INA के माध्यम से एक फौज तो बनाना चाहते थे, लेकिन अंदर से उनके दिमाग का रसायन यह नहीं था कि यह शक्तिशाली सेना बन जाए। वो शेर की सवारी करना नहीं चाहते थे। अगर मान लीजिए वो एक बड़ी सेना उन्होंने बना देते और ये सेना अंततः हिंदुस्तान जीत जाती, तो फिर जापान के लिए तो प्रॉब्लम जहां की तहां होती। तो सिर्फ टोकन सेना चाह रहे थे। तो और दे ट्रीटेड दीज सोल्जर्स एज ए सेकेंड ग्रेड सोल्जर्स। इनसे मैनुअल वर्क कराते थे, कपड़े लगते भी अच्छे नहीं देते थे, खाना अच्छा नहीं देते थे। तो ग्रज हुआ और अल्टीमेटली INA वाज डिसबैंडेड। फुल स्टॉप। अब सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट ही रीच्ड टू जर्मनी, ही कन्विंस्ड हिटलर। हिटलर ने मैसेज दिया जापान को कि नहीं, फिर से फौज का निर्माण करवाओ। So after convincing the Ribbentrop and then the हिटलर के सहयोगी थे रिबेनट्रॉप। तो सबको कन्विंस करने के बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी के माध्यम से आए जापान। और नाउ इन 1943 द बोस फाउंडेड आजाद हिंद फौज, द सेम INA, बट दिस इज द सेकेंड फेज एट सिंगापुर। तो सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज, दैट इज INA का गठन किया। बट दिस कंप्राइज्ड ऑफ 40,000 ट्रूप्स, क्योंकि जर्मनी ने भी इशारा किया हुआ था जापान से कि ये अच्छी फौज बनाओ आप, ठीक है। एंड इवन द बोस हैड हिज ओन फ्रीक्वेंसी, एंड दैट रेडियो इज नोन एज द आजाद रेडियो। आपको याद ही होगा, कांग्रेस ने पहली बार रेडियो का इस्तेमाल क्विट इंडिया में किया था, और बोस साहब ने अपने खुद के रेडियो का इस्तेमाल किया था, आजाद रेडियो। एंड फ्रॉम देयर ही एड्रेस्ड इंडिया, एंड वाइल इन हिज एड्रेस ही एड्रेस गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन। इसी जो रेडियो का संबोधन है, इसमें उन्होंने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो इस तरह से राष्ट्रपिता शब्द उनके लिए और आगे बढ़ गया। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आपका हल हो गया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जान के एक बहुत अच्छा लगेगा कि सुभाष चंद्र बोस वाज नॉट ए फॉलोअर ऑफ एज सच ए फॉलोअर ऑफ गांधी जी। नंबर ऑफ टाइम्स ही अपोज गांधी जी। याद कीजिए 1922 चौरी चौरा क्या हुआ था? चौरी चौरा। बोस कॉल्ड द डिसीजन ऑफ गांधी जी टू टेक बैक द मूवमेंट एज नेशनल ट्रेजेडी, एंड ही सेड नाउ द गांधी जी इज फेल्ड एज ए लीडर। याद करिए 1922 चौरी चौरा में जब गांधी जी ने बिना किसी से परामर्श किए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इस तरह जिस तरह से ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था गांधी जी के इस निर्णय को बोस ने
नोट्स में है, आप सबने पढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय त्रासदी कहा था, नेशनल ट्रेजेडी, और कहा था कि गांधी जी इज फेल्ड एज ए लीडर, एक लीडर के तौर पे गांधी जी फेल है। और 38, 39 के अगर आप घटनाक्रम को देखें तो वो भी आपके नोट्स में दिया हुआ है। द सुभाष चंद्र बोस was elected as a president of Congress in 1938. फिर गांधी जी was not happy with it. And next time at Tripuri, Gandhi ji had his own nomination in the form of Pattabhi Sitaramaiah, and that Gandhiji's candidate Pattabhi Sitaramaiah was defeated by Subhash Chandra Bose. पूरे घटनाक्रम पे नजर रखिए और फिर आप देखेंगे कि राष्ट्रपिता कह रहे हैं कितनी बड़ी बात। 1938 कांग्रेस अधिवेशन, कौन अध्यक्ष बने? मैंने सुना नहीं, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा सेशन? हरिपुर। उसके बाद 1939 त्रिपुरी सेशन। अब तो गांधी जी को लगा कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस को हराना है। गांधी जी ने किसको खड़ा किया था? पट्टाभी सीतारमैया। सब लोग मेरे साथ बोले, पट्टाभी सीतारमैया। एंड इवन दैट गांधी जी's nomination was defeated at the hands of Subhash Chandra Bose. But directly, indirectly, Gandhi ji gave a whip and the whole CWC resigned. लेकिन गांधी जी ने इशारों पे कुछ ऐसा इशारा कर दिया कि पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिजाइन कर दिया था। एंड बोस न्यू कि अब क्या करना है, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने फिर रिजाइन किया था कांग्रेस। एज प्रेसिडेंट रिजाइन करके द बोस फाउंडेड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नोट्स में दिया हुआ है, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक within Congress, but this was not outside Congress, dear friends, it was within Congress. तो आई होप अब इस घटना के महत्व को आप समझ गए होंगे कि बोस ने इसी रेडियो के दौरान, स्पीच के दौरान, गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। और एक और चीज़ है कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो तो सिविल सर्वेंट थे, वो तो कहीं ऐसे नेताजी नहीं थे, तो उनको नेताजी किसने कहा था? सो ही वॉज कॉल्ड नेताजी बाय हिटलर। जब हिटलर से जाके मिले थे तो नेताजी वर्ड यूज किया गया है। कुछ उस समय की घटनाएं जो हैं अब आप समझ गए होंगे। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक दो लाइन मैं और चाहूँगा लिख लें। द नेम ऑफ हिज न्यूज़पेपर वाज स्वराज। सब लोग मेरे साथ बोले, उनके समाचार पत्र का नाम स्वराज। And his book was The Indian Struggle, और उनके द्वारा लिखित पुस्तक The Indian Struggle। The Indian Struggle। So this is how the Subhash Chandra Bose founded the Azad Hind Fauj, 1943, Singapore. And Subhash Chandra Bose gave the slogan Delhi Chalo, and you give me blood, I'll give you freedom. आप मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। और उन्होंने फिर डिफरेंट टाइप की कमेटीज बनाई थी। Like a council of action was formed with रास बिहारी बोस as its president। मतलब जो INA के फाउंडर जो रास बिहारी बोस थे 42, बोस साहब ने ज्वाइन कर लिया था सुभाष चंद्र बोस को। रास बिहारी बोस ज्वाइन सुभाष चंद्र बोस, द बोथ बोस ज्वाइंट। और जो काउंसिल ऑफ एक्शन है उसमें रास बिहारी बोस उसके प्रेसिडेंट बने थे। बाकी लोगों के भी मैंने दिखा दिया डेजिग्नेशन, किसका क्या डेजिग्नेशन था। और सुभाष चंद्र बोस ने डिफरेंट ब्रिगेड्स बनाई थी। बोलिए, जैसे जो गांधी ब्रिगेड थी, गांधी जी के नाम पे गांधी ब्रिगेड बनाई थी, उसके हेड थे इनायत कियानी।
गांधी जी के नाम पे कौन सी ब्रिगेड? पूछते हैं कई बड़े बड़े नेताओं के नाम पे। आज़ाद साहब के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के नाम से बनवाई थी इन्होंने आज़ाद ब्रिगेड। पंडित नेहरू, उनके जो पुराने मित्र, उनके नाम से बनवाई थी उन्होंने नेहरू ब्रिगेड, लेफ्टिनेंट जीएस ढिल्लन के नेतृत्व में और शाहनवाज खान के नेतृत्व। तो इस तरह से ब्रिगेड्स भी बनी। एंड दीज द INA सोल्जर्स एक्वायर्ड निकोबार एंड अंडमान। तो ये जापान से चले, सिंगापुर से चले। सिंगापुर के जब ऊपर चलते हो तो सीधे सीधे आते हैं निकोबार, अंडमान आते हैं, तो वो सारे द्वीप धीरे धीरे जीतती गई। तो अंडमान का नाम इसने रखा था शहीद द्वीप और निकोबार का नाम था स्वराज द्वीप, ये रख दिया था इन्होंने। देन दे मूव फॉरवर्ड नॉर्थ और ऊपर की तरफ पड़े अंडमान निकोबार से। तो मणिपुर से इन्होंने एंट्री की। कहाँ से? फ्रॉम मणिपुर दे वांटेड टू कंपेयर टू दिल्ली। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। सो इन इम्फाल कैंपेन दे वेयर अनसक्सेसफुल। तो इस तरह से जो आज़ाद हिंद फौज असफल रही थी इम्फाल कैंपेन के दौरान। एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज लास्ट हर्ड इन अगस्त 1945 एट ताइपे, जापान, when he took the flight for Tokyo. So there is a general theory that his plane caught fire, and nothing is final about his death. लेकिन अंतिम बार वो अगर सुने गए थे तो उनके वेयर अबाउट्स ये थे कि he had his last flight in August 1945 from ताइपे। ना अब स्थिति ये थी कि आज़ाद हिंद फौज के जो फौज इतने सारे फौजी पकड़े गए, अब इनका क्या करें? मुकदमा चलना था। तो सब पे मुकदमा ना चला के एक हिंदू सैनिक ले लिया गया, एक मुस्लिम और एक सिख सैनिक। सो लेट्स स्टार्ट। ए फेमस ट्रायल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट फुलिशली एट रेड फोर्ट by picking up one Hindu, one Muslim and one Sikh. It was a kind of token trial. Whatever fate will be of these soldiers, it will be applied to all the other soldiers of INA. So name the Hindu who was picked up. Prem Sehgal. The Sikh गुरदयाल सिंह ढिल्लो एंड द मुस्लिम शाहनवाज खान। शाहनवाज खान अभी आपको याद होगा, इन सबके नाम आपने पढ़े हुए। जैसे नेहरू ब्रिगेड में कौन कौन थे? ढिल्लो, शाहनवाज खान। नाउ इट वाज ए ट्रायल, सो द कांग्रेस मेड ए पैनल ऑफ लॉयर्स इन ऑर्डर टू सेव दीज ब्रेव गाइज। आप पूछते हैं कि कांग्रेस की तरफ से इनकी पैरवी किस किस ने की थी? आम बुक्स तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बट एक्चुअली दीज वर द पैनल ऑफ द एडवोकेट्स। तो जो मेन एडवोकेट थे कांग्रेस की तरफ से, ही वाज भूला भाई देसाई, एंड पंडित नेहरू वाज आल्सो देयर, बट ही वाज जस्ट फॉर वन डे। एक्चुअली हमारा कांग्रेस का ज़्यादा राज रहा, तो जितनी हिस्ट्री लिखी गई कांग्रेस के राज में इंडिया में लिखी गई, तो जो कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे उनको ज़्यादा स्पेस कर दिया हिस्ट्री में, उनको ओवर स्पेस कर दिया, बाकी सबको श्रिंक कर दिया। तो भूला भाई देसाई वाज द मेन लॉयर, पंडित नेहरू भी थे। एंड फाइनली द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट मार्शल वाज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इन सारे फौजियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। दैट वाज द आउटकम ऑफ द कोर्ट मार्शल। मेरे साथ रिपीट करेंगे। All the prisoners were given life imprisonment in the court martial, but there was a political sentiment against this British action. So Lord Wavell smelled it, and being a head, the head of a country is always have a power of pardon.
तो लॉर्ड वेवेल ने जनता के अनुभूतियों, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंततः समस्त आईएनए सैनिकों को क्षमादान दे दिया था। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। नॉर्मल बुक्स में लिखा है कि इन पे मुकदमा चला और वो क्षमा कर दिया गया। नो, दिस इज नॉट द केस। मुकदमा चला, यस, मुकदमे के बाद क्षमा नहीं हुआ। मुकदमे के बाद क्या हुआ? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जुडिशियली लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये जो पार्डनिंग होता है, इट्स नॉट ए जुडिशियल प्रोसीजर। तो वेवेल यानी उस जमाने के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फिर इनको क्षमा किया था। तो नाउ यू हैव ऑल फैक्ट्स अबाउट आईएनए। अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है आईएनए। सो इन द मीन टाइम सुभाष चंद्र बोस व्हेन ही वाज इन जर्मनी, यहाँ अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी गए, तो ही फाउंडेड टाइगर लीजियन। इस पे भी मेंस में, यूपीएससी में, डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है। टाइगर लीजियन। Miss Pallavi Vaidya, Deputy Collector, MPPSC 2017. Special thanks to Gaurav Marwar sir, Director Unique IAS. Without your guidance for pre, mains and special guidance for interview, this journey would not have been possible. I only followed your instructions. That was something like the Azad Hind Fauj which he founded in Germany. जैसे सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाई है, वैसे जर्मनी में उन्होंने टाइगर लीजियन बनाई है। तो 1941 में उन्होंने टाइगर लीजियन बनाई है। Who were there in टाइगर लीजियन? There were Indian students, there were prisoners of war. उनको लेके टाइगर लीजियन बनाई है उन्होंने। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है, आपको जानना चाहिए। बट वो ज़्यादा समय जर्मनी रहे नहीं, वो तो जापान आ गए थे और फिर वहाँ सिंगापुर से उन्होंने रेस की थी आज़ाद हिंद फौज। ना अभी हमने सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखे। नाउ व्हाट इज द लीगेसी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आईएनए? ये क्वेश्चन मेंस में जाता है, इंटरव्यू में जाता है। सो द लीगेसी वाज कि although military impact wise it had a very small military impact on the superpower of the world. ये मुट्ठी भर सैनिक थे अंग्रेजों के सामने। तो अगर हम बोले कि एक इन्होंने अटैक किया, तो मिलिट्री वाइज देयर इज नो लीगेसी। बट द वे थिंग हैपन had a lasting impact. It made a suspicion in the mind of the British that Indian सिपाहीज could turn to be traitor anytime. इस घटना के बाद अंग्रेजों को दिल में बड़ा धक धक होने लगी कि भारतीय सैनिक हमारे लिए युद्ध तो करने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी समय ये हमारे ही खिलाफ लड़ सकते हैं। तो बहुत परेशान कर दिया उन्होंने। एंड द INA trial amassed the great attention. It created volatile condition and it was a harbinger of emancipation. It was a harbinger of inculcation of the great nationalistic spirit among Indians. और INA भले ही सैन्य रूप से एक छोटी सी घटना हो, लेकिन जिस तरह से ये मुकदमा चला, उससे जब भारतीय रोज अखबार पढ़ते तो वो उनके जो भावनाएं हैं वो बहुत ही आग बबूला होती, और राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इसने बहुत बड़ी इस तरह से मदद करी। एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इसका इम्पैक्ट रहा, बिकॉज समहाउ द nationalism of Indians came out in the form of participating in the Quit India movement. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? भाई जो INA को तो नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा योगदान रहा है। एंड बिकॉज दिस INA also it had an impact on the strike in Royal Indian Navy. तो रॉयल इंडियन नेवी यानी जो नौसैनिक हड़ताल हुई, उसमें भी इनका कहीं ना कहीं रोल रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं इनका रोल रहा, और राज के मन में कहीं ना कहीं एक फियर इसने पैदा कर दिया, ब्रिटिश राज।
the heart of the British Raj heard some unpleasant sounds. और अंग्रेजी जो राज था वो उसकी जड़ें हिलने लगी और वो अंदर से भयभीत हो उठा था. सो दिस वाज द लीगेसी. मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना कि आईएनए ने बहुत मतलब जो भी सैन्य रूप से बहुत अच्छा कर दिया. आप समझ ही गए कि सैन्य रूप से तो एक तुच्छ घटना थी सुपर पावर के सामने, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा था इसका. इस वे में आंसर लिखना. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द INA, the Azad Hind Fauj, then the circumstances which led to INA and its closure, then Azad Hind Fauj, then सुभाष चंद्र जी का आना. टाइगर लीजन ऑलरेडी बना चुके थे जर्मनी में, फिर यहाँ के उन्होंने बनाया आज़ाद हिंद फौज, और डिफरेंट उन्होंने अंदर के जो सेटअप्स किए, ब्रिगेड्स बनाई, वो हमने देखी. और जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया, गांधी जी का रिस्पेक्ट किया, दैट अगेन that united Indians and the national movement. In spite of that he was a strong, he was a strong, he strongly opposed Gandhi ji on number of occasions. And किस तरह से कुछ islands इन्होंने जीते. And we learned about the Red Fort trial. लाल किले में किस तरह से मुकदमा चला, और फिर अल्टीमेटली हमने इसकी कमियां भी बातों बातों में देखी और इसका लीगेसी भी देखा. So now let's start with the Indian Navy mutiny, also known as the Royal Indian Mutiny, also called the Bombay Mutiny. इसको नौसेना विद्रोह भी कहते हैं, मुंबई नौसेना विद्रोह भी कहते हैं. So this strike began from HMIS तलवार, हर मैजेस्टीज तलवार से यह स्ट्राइक बॉम्बे से स्टार्ट हुई 18 फरवरी 1946, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट स्प्रेडेड फ्रॉम कराची टू कलकत्ता. मुंबई से स्टार्ट हुई, मुंबई के ऊपर जाओ तो कराची, और मुंबई से नीचे आते जाओ तो कलकत्ता. इट बिगैन फ्रॉम मुंबई, और कहाँ किस तरफ फैल गई, ईस्टवर्ड, जहाँ जहाँ नेवी के एस्टेब्लिशमेंट्स थे, कलकत्ता तक फैल गई, और फिर कराची तक फैल गई. And gradually it covered 78 ships. 78 नौसैनिक जहाजों में ये म्यूटिनी फैली, और 20 शोर एस्टेब्लिशमेंट्स, और 20,000 सेलर्स ने धीरे धीरे ये स्ट्राइक कर दी. This strike was not supported by Congress. It was supported by Communist Party of India. मेरे साथ बोलो. It was supported by Communist Party. So hence Congress and Muslim League they condemned it. कांग्रेस ने ये माना कि ये राष्ट्रवादी घटना नहीं है. आप सब तो यही मान के पढ़ते हो कि राष्ट्रवाद का हिस्सा है, यही मान के पढ़ते हो ना. लेकिन कांग्रेस का क्या सोच है? इट्स द पार्ट ऑफ, नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनलिज्म. So the socialist leader of the country, Achyut Patwardhan, the Aruna Asaf Ali, they also supported it. Now what were the reasons? Actually the reasons are not the nationalistic, the reasons are related with the internal problem of the Royal Indian Navy. ये जो राष्ट्रवाद के कारण यह क्रांति नहीं हुई, इसका मुख्य कारण नेवी के अंदर की समस्याएं थी. भारतीय सैनिकों, नौसैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था. सो दिट इज ऑल रिलेटेड टू इंटरनल. सो फाइनली द कांग्रेस सेंड वल्लभ भाई पटेल and Muslim League sent मोहम्मद अली जिन्ना. कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि वल्लभ भाई पटेल को भिजवाया, जिन्होंने जो नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी से बात करी जाती.
और पटेल साहब काफ़ी समय तक बॉम्बे गए, काफ़ी उन्होंने बात करी। एंड मोहम्मद अली जिन्ना वेंट टू कैलकाटा एंड अल्टीमेटली बाय द एफर्ट ऑफ दीज टू लीडर्स एंड अदर द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। तो ये भी पूछते हैं कि कांग्रेस में किसने वार्ताएं की थी? कांग्रेस में किसने वार्ताएं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब लोग मेरे साथ बोलो। और मुस्लिम लीग का तो समझ ही गए। एंड फाइनली द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ and a number of naval personnel who participated in this strike, they were court-martialed, and there were large scale dismissals. And when India got independence and Pakistan got independence, none of them were taken back in the services. None of them were reinstated. तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद हुआ तो जिन लोगों को मुअत्तल कर दिया गया था उसमें से किसी भी नौसैनिक को ना तो हिंदुस्तान वालों ने हिंदुस्तान में वापस लिया, ना पाकिस्तान की सत्ता ने इन नौसैनिकों को वापस लिया। राजाजी फार्मूला 1944। Mr. Shakti Mohan Avasthi, All India 296th rank in IAS 2018. Very good answer. Sir's explanation of the questions which I could not answer was very good. It was very concise in nature. So I believe that the number of questions sir asked were large. The advice he gave was very concise and to the point with a very deep analysis. So I believe this session of sir will help me immensely in my final score. This is related to solve the communal issues between the Muslim League and Congress. So there was a meeting between Mr. Jinnah and Mahatma Gandhi at Bombay in September 1944. But nothing was met with the great success. In the meantime, Chakravarti Rajgopalachari, CR. Chakravarti Rajgopalachari. So he gave the Rajaji formula, and according to this formula, he proposed if Muslim endorses the demand of Congress for national independence, after getting independence, the Congress is ready to demark the Muslim majority areas which were in northwest and which were in northeast. राजा जी का समीकरण। गांधी जी और जिन्ना साहब की जो वार्ताएं थी कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो एक ये फार्मूला दिया गया था। ये फार्मूला कहता था कि मुसलमान भाइयों, आप अभी पाकिस्तान पे मत अड़ो, आप कांग्रेस की ये बात मान लो और हम सब मिलके आज़ादी की मांग करेंगे, और आज़ादी के बाद फिर हम एक बार आज़ादी मिल जाए फिर कार्व आउट कर लेंगे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज नॉर्थ वेस्ट के और नॉर्थ ईस्ट के। बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू जिन्ना। उनका कहना था यार आज़ादी की बात तुम लोग बोलोगे कि छोड़ो, क्या करना भाई भाई। So this formula could not be applied. So this was all futile. As you know, the Jinnah rejected it, and there is another cock and the bull story, that is Desai-Liaquat Pact. इसमें भी क्वेश्चन बना हुआ। So the leader of Congress parliamentary party at Central Assembly was Bhula Bhai Desai. हम पढ़ने जा रहे हैं देसाई लियाकत पैक्ट, तो पहले समझे देसाई साहब कौन है। So Bhula Bhai Desai, the Desai, he was the leader of the Congress parliamentary party at Central Legislative Assembly, Central Legislative Assembly. And who was Liaquat? Liaquat was his Muslim League counterpart.
लियाकत अली was the leader of Muslim League in the Central Legislative Assembly. यानी केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस के नेता थे भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता थे लियाकत अली। यूं याद रखिए कि कायदे आजम के बाद लियाकत अली का दर्जा था। तो both sat together to take out some formula. So it is believed that according to this pact, both agreed to form a coalition national government at the center. लियाकत और देसाई, इनका पैक्ट ये कहता था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करें। दोनों मिलकर केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करें, यानी हम आज़ादी मांगे, एक नेशनल गवर्नमेंट का हम निर्माण करें और आगे बढ़ें। बट व्हेन जिन्ना केम टू न्यू अबाउट दिस पैक्ट, जिन्ना वाज बॉइल्ड एंड फाइनली लियाकत अली टुक ए U-turn. He said, no, I had no talks with Mr. Desai and this is simply a cock and the bull story. जब जिन्ना को पता चला कि लियाकत अली ऐसे मेरे को बिना बताए इस तरह के टॉक्स कर रहा है और एक राष्ट्रीय सरकार के गठन की बात कर रहा है, तो बहुत ही गुस्से में आ गए वो। तो लियाकत अली ने एकदम U-turn ले लिया और लियाकत अली ने बोला नहीं, ऐसी तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई और ये जो कहानी है ये तो एक काल्पनिक कपोल कहानी है, ऐसा कुछ भी हमारे साथ हमने कोई बात ही नहीं की ऐसे। The Dickey Bird Plan, or also known as the Plan Balkan. अब बाल्कन शब्द का क्या मतलब? Although Balkan is a geographical area, but here it has a specific meaning. The term Balkan means disintegrate our country. नोट कर लीजिए, यहां बाल्कन का मतलब देश के टुकड़े, विभाजन नहीं, टुकड़ा कर देने से। विभाजन तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 2 टुकड़े हुए, लेकिन यहां पर बाल्कन का मतलब देश के टुकड़े कर देने से। टू डिवाइड इंडिया इन n नंबर ऑफ यूनिट्स, लगभग 550-600 टुकड़े। कितने? प्लान बाल्कनाइजेशन 550-600 टुकड़े हो जाते। So this was a plan given by Dickey Bird and it was mooted by Lord Mountbatten in the month of मई माह में लॉर्ड माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान पे काम करना चालू किया था और डिकी बर्ड प्लान कहता था instead of giving sovereignty to a common center, let's give sovereignty to all the existing units. यानी जितने प्रांतीय राज्य सबको फ्री कर दो, यानी मतलब भोपाल अलग देश हो जाता, सीधिया देश हो जाता, ग्वालियर से लेकर उज्जैन तक, होलकर देश हो जाता, इंदौर, और इस तरह से 562 से ज्यादा देश यहां बन जाते। So when Mountbatten came, initially he worked out on Dickey Bird plan, the Balkan plan. ये देश का विभाजन नहीं है, ये क्या है? बाल्कन है। तो बाल्कन का विशेष मतलब है क्या? Disintegration. And how? We should not give power to a common center. We should give power to all the existing units. So that when they will fight again, British will have a chance. ये छोटे छोटे टुकड़े फिर आपस में लड़ेंगे और फिर अंग्रेज को फिर से दूसरे तरीके से इन पे राज करने का मौका मिलेगा, बट इंडियंस रिजेक्टेड इट। So the cabinet mission May 1946। तो अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो लंदन में था, उस मंत्रिमंडल के सदस्य भारत आए
since those were all British cabinetarian, hence it's known as the cabinet mission. The term, why the term cabinet? They were the cabinet ministers. Number two, why the term mission? Because they had come with certain objectives. Mr. Tarun Kumar Pithode, All India 7th rank in IAS 2009. गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। एक मिशन लेके आए थे, तो कैबिनेट इसलिए क्योंकि सारे के सारे तीन के तीन कैबिनेट थे, और मिशन इसलिए कि एक ध्येय लेके आए थे अपना। सो द रीजंस, व्हाट वाज द रीजन टू, क्या कारण थे कैबिनेट मिशन भारत आने के, या कैबिनेट मिशन के क्या मिशन था अपने आप में? टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत की क्या भावी प्ररूप होगा इस बारे में निर्धारित करना। टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, किस तरह से डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, मतलब व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, व्हाट विल बी द काइंड ऑफ constitutional what will be the form of the committee which will decide the constitution. भारत में किस तरह से संविधान का निर्माण किया जाएगा, भारत में किस तरह से अंतरिम सरकार का गठन होगा, भारत में मशीनरी किस तरह से होगी, हिंदुस्तान डिवाइडेड होगा या अनडिवाइडेड होगा। आप चाहो तो 100 वर्ड आप इसके रीजंस पे लिख सकते हैं। तो बहुत सारे कारण थे इसके गठित होने के, और ये 3 मेंबर्स थे, क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर, और ये उनके डेजिग्नेशंस हैं, उस समय क्या उनके पोर्टफोलियोज थे। तो इस मिशन के ऑब्जेक्टिव आप समझ गए, टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, टू डिसाइड द मशीनरी विच विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसे कौन सा तंत्र होगा जो भारत का संविधान का निर्माण किया जाएगा, किस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट होगी, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए इंडिया आया था। कैबिनेट, व्हाई कैबिनेट? ऑल 3 द कैबिनेट मेंबर्स, व्हाई मिशन? इट्स मिशन वाज टू डिसाइड ए मशीनरी फॉर इंडिया, which machinery will administer, which machinery will work as an interim government, which machinery will decide the constitution. ऐसे तंत्र, एक मशीनरी का निर्माण करना, ऐसी मशीनरी जो भारत का संविधान बनाए, ऐसी मशीनरी जो भारत में जब तक संविधान नहीं बनता एक अंतरिम सरकार के तौर पे काम करे। और भारत में क्या स्वरूप होगा, भारत विभाजित होगा या अविभाजित होगा, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। एंड देयर वर द फॉलोइंग प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन। नंबर 1, there will be a divided India or undivided India. Again, a competitive exam question. India will be undivided. अविभाज्य भारत होगा. And there will be a union of India, but with very less powers. एक केंद्र होगा जो कहने को यूनियन होगा, लेकिन केंद्र के पास शक्तियां कम होंगी. सेंटर विल हैव पावर्स ऑन डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बिकॉज ऑल अदर्स पावर्स विल बी विद द स्टेट्स. कैबिनेट मिशन योजना नंबर 1 क्या होगा? इंडिया विल बी नो, फिर से लाउडली, अनडिवाइडेड. Number 2, in India the union will be, they have just few powers. नहीं, मतलब मिशन ने ऐसा नहीं बोलना कि इसने मिशन ने ऐसा कहा कि इंडिया में वीक यूनियन होगा, ऐसा कभी नहीं लिखना. आप ऐसा लिखना, द मिशन प्रपोज दैट देयर विल बी ए यूनियन, द सेंटर विल हैव powers of defense and external affairs, rest other powers will be with the, that फिर उसको interpret करना जरूरी हो. तो that means it recommended a weak center and a strong state. आ रहा है समझ में? Getting? तो पहले बात उसकी करना कि उसने बोला क्या, फिर बताना कि ये जो बात करके गया इसका भावार्थ ये निकल रहा है. और आगे मिशन कहता है
कि all residuary powers will be again with the states, यानी अवशिष्ट शक्तियां भी राज्य के पास ही होंगी। एंड ध्यान दीजिए, ये स्ट्रॉन्ग स्टेट क्यों बना रहा है, ध्यान दीजिए इस बात पे। एंड इन इंडिया देयर विल बी 3 यूनिट्स। यूनिट ए, मेरे साथ बोलिए, यूनिट ए विल कंप्राइज ऑफ यूपी, बोलिए सब, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस, देन मद्रास एंड बॉम्बे। सब लोग मेरे साथ बोलिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यूनिट ए में होगा यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस यानी एमपी, देन एमपी छत्तीसगढ़ सब कुछ, एंड बॉम्बे एंड मद्रास। ध्यान दीजिए, पूरी हिंदू बेल्ट आ गई है यूनिट ए में। मेरे साथ बोलिए, हिंदू बेल्ट आ गई पूरी ए में। देन देयर विल बी यूनिट बी। यूनिट बी देयर विल बी नॉर्थ, वेस्ट एंड पंजाब, यानी बी में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया आ गया। फाइन। एंड देयर विल बी Unit C, that will be Eastern India, again the Muslim majority area. अब सारी चीजों को जोड़ दो। अगर अब उसको पॉइंट नंबर 1 से लिंक कीजिए। पॉइंट 1 क्या था? India will be undivided. The mission knew when we will say India will be undivided, Muslim League will oppose. So, to make Muslim League calm and quiet, it proposed a kind of autonomy in Unit B and Unit C. अब लिंक अप हुआ? फिर से रिपीट करूं? So the reaction to the cabinet mission, और फिर इस मिशन ने ये भी कहा कि एक हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाएंगे। So the Congress accepted the proposal of framing the Constituent Assembly. नए संविधान का निर्माण अंग्रेज नहीं करेंगे, नए संविधान का निर्माण भारतीय ही करेंगे, चुने हुए भारतीय करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिटेल हम देखेंगे, आज का टॉपिक नहीं है। सो द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द disproportionate representation because Jinnah was eyeing that he should become the president of a nation. That was his hidden dream. नहीं तो जो मेजॉरिटी चाहिए थी वो तो मिल ही रही थी, बट हिज हिडन ड्रीम वाज देयर, तो जिन्ना ने रिजेक्ट करवा दिया इसको। ध्यान दीजिए, कांग्रेस ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ए एक्सट्रीमली वीक सेंटर। कांग्रेस ऑलवेज वांटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो कांग्रेस ने इस बात पे भी बोला कि नहीं, इतना आप मुस्लिम ऑटोनॉमी देते हुए इतना स्ट्रांग कर दोगे स्टेट्स को कि स्टेट सब कुछ हो जाएंगे, सेंटर तो बचेगा ही कहाँ। इस बात पे भी इसका विरोध हुआ है। एंड ऑब्वियसली कांग्रेस ने कहा कि सेंटर को आप स्ट्रांग करिए। तो फाइनली हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने टोटल इसको बाइकआउट किया, हम ये कहेंगे कि कांग्रेस एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्ट, कांग्रेस एक्सेप्टेड द इंटरिम गवर्नमेंट पार्ट। मेरे साथ बोलिए, संविधान सभा के गठन को कांग्रेस ने स्वीकारा, चुनाव करवाए, अंतरिम सरकार की बात भी कांग्रेस ने स्वीकारी, अंतरिम सरकार में शामिल हुई। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस ने बोला कि हमें कमजोर केंद्र नहीं चाहिए, राष्ट्रवाद के लिए ठीक नहीं है। और मुस्लिम लीग तो इसके अगेंस्ट ही था।
So the Constituent Assembly was formed on 6 December 1946 and it took 2 years, 11 months and 80 days to frame the Constitution. ये डिटेल हम अलग से देखेंगे इसकी. Until the framing of the Constitution, an interim government will be formed. एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा. इस अंतरिम सरकार में एक पद होगा वाइस प्रेसिडेंट. यहां मैं चाहूंगा मेरे साथ रिपीट करें, वाइस प्रेसिडेंट, एंड दैट वाइस प्रेसिडेंट विल बी इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर. रिपीट, प्राइम मिनिस्टर. तो ये एक नया पद किया, यानी आज तारीख हम बोले वाइस प्रेसिडेंट का मतलब वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन उस जमाने में इंटरिम गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट का मतलब प्रधानमंत्री से था. And the Congress was given a late entry in the interim government and Jinnah was boiled. And a direct action day was observed by Muslim League and the country saw the bloody riots on 16th August 1946. तो अंतरिम सरकार में कांग्रेस को एंट्री मिली, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, टेक्निकली वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन दैट मीन्स बाय ऑल de facto he became the PM, and Jinnah was outside that interim government, so he was boiled. तो उन्होंने इशारा किया और पूरा डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त को हुआ. और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब है कि मुस्लिम जो है वो पुलिस कैप्चर करें हर चीज. बड़े दंगे फसाद हुए. And this is how the cabinet mission was the last opportunity to ignore the partition. IAS का क्वेश्चन है जो मैं करा ही चुका. Now the cabinet mission proposed for an interim government, so that government was formed in September 46. उसकी सारी डिटेल मैंने आपको लगवा दी. नटशल में आपको बता देता हूं, इधर देख लीजिए. वायसराय और गवर्नर जनरल ये बन गए लॉर्ड वेवल. देन कमांडर इन चीफ वो भी एक ब्रिटिश ही रहे, क्लॉट, सर क्लॉट. सो पंडित नेहरू बिकेम दी वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज PM. वेराज जो होम मिनिस्टर बने वल्लभ भाई पटेल, ये भी नोट्स में दिया, सिंपली टिक करना है. फूड एंड एग्रीकल्चर ये गया राजेंद्र प्रसाद, नोट्स में दिया, टिक करना. और डिफेंस मिला है बलदेव सिंह को. मुस्लिम लीग की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट में जिन्ना जब बाद में शामिल हुए हैं, तो जिन्ना खुद शामिल नहीं हुए हैं. जिन्ना को लगता था कि वो आएंगे तो PM बन के आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे. तो जिन्ना के बाद नेक्स्ट थे लियाकत अली. अभी 10 मिनट पहले पढ़ा देसाई लियाकत, fact, same Liaquat Ali. So Muslim League got the important portfolio of finance, right? इसके अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं. लेबर मिला जगजीवन राम को. और ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग की तरफ से मैक्सिमम सदस्य मुस्लिम ही थे, एक ही हिंदू था जोगिंदर नाथ मंडल, नोट्स में दिया हुआ, टिक करना है बस आपको. दिख रहा है ये पोर्टफोलियो सब मैंने दिए हुए, पोर्टफोलियो पूछे जाते हैं. देखिए आपको नोट्स पे टिक करवाऊं. ये देखिए गवर्नर जनरल जो शुरू में वेवेल थे, बाद में जाके माउंटबेटन बने. अभी कौन थे? वेवेल. और आजादी के आसपास मतलब 46 में वेवेल थे कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल 46 में वेवेल, और 47 से बन गए लॉर्ड माउंटबेटन. और ये देख रहे हैं आप वल्लभ भाई पटेल, बलदेव, जो मैंने आपको बताया सब नोट्स में दिया हुआ. ये लियाकत अली देखिए फाइनेंस, और जोगिंदर नाथ मंडल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ.
द लीग नॉमिनेटेड ए शेड्यूल कास्ट हिंदू पॉलिटिशियन जोगिंद्रनाथ मंडल। ये सारे लगभग क्वेश्चन बने हैं कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिला, तो ऑलरेडी नोट्स में है। इस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण हुआ और इसी बीच प्राइम मिनिस्टर एटली ने डिक्लेयर कर दिया 20 फरवरी 1947 that British will quit India before June 1948, not 47, जून 48। मैंने समय जब आ जाता है तो फिर हमको 48 का इंतजार नहीं करना पड़ा, हमको तो फटाफट आजादी मिली। जून में डिक्लेयर किया, जून के बाद जुलाई, अगस्त, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ फरवरी में डिक्लेरेशन आया 47 में, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ्स के अंदर आजादी मिल गई फिर, जबकि उनकी डेडलाइन थी जून 47 नहीं, जून 48। तो नाउ as a result the Mountbatten mission in India, तो इस तरह से कैबिनेट मिशन was the last attempt by British to make the country united, undivided India। अब जब माउंटबेटन आए तो कुछ और सोच के आए थे,